हम लोग ठीक होंगे। सो जो आपकी बुक थी द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका हम चैप्टर सेकंड कर रहे थे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो इसका पार्ट सेकंड है, ये पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है। जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा, पहले आप जाके पार्ट फर्स्ट देखो ताकि आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ले सकते हो। तो हम जल्दी से पार्ट सेकंड भी कवर अप कर लेते हैं। तो पार्ट सेकंड में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो, मैंने आपको पॉपुलेशन के बारे में बताया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स या फिर कंपोनेंट्स होते हैं जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब कैसे पॉपुलेशन का राइज अप हुआ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हुई और उसमें क्या क्या ट्रेंड्स देखने को मिले, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखो, आज हम बोलते हैं कि आपकी अर्थ की पॉपुलेशन 7 बिलियन है। ठीक है, 7 बिलियन से ज़्यादा है। तो ये कैसे हुई, इसके पीछे कुछ तो कुछ रीज़न रहा होगा ना। एक ऐसा फैक्टर तो रहा ही होगा जिस करके आपकी पॉपुलेशन जो थी वो इतनी ज़्यादा राइज अप हुई। इस टॉपिक में बस अब हमने वही देखना है। इस टॉपिक को समझाने से पहले आपकी बुक में एक डायग्राम है, फिगर 2.3, पहले मैं उसको समझाऊंगी, फिर ये टॉपिक के ऊपर हम आएंगे। तो अब हम फिगर 2.3 को डिटेल से समझते हैं। देखो, अगर आप 12,000 साल पुरानी पहले बात करोगे तो आपको पता होगा कि आपकी जितनी भी एग्रीकल्चर थी, सोसाइटी थी, ठीक है, आपकी जो सोसाइटी होती थी वो एग्रीकल्चर के बेस पे डेवलप होती थी। उस टाइम पे हमारा मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं थी। फिर उसके बाद बताया गया है कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है, तब भी आपके देखो पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा कुछ राइज अप नहीं हुआ है। ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ मतलब एक तरीके से पीक उसने नहीं पकड़ी। अभी भी पॉपुलेशन डेथ रेट, बर्थ रेट, माइग्रेशन इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिले। बट जैसे ही आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, ठीक है, इंग्लैंड में जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है उसने हर एक, ठीक है, कंट्री को इन्फ्लुएंस किया था। जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, जितने भी आपके हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, मतलब हाथों का जो वर्क होता था ना, पहले हम हाथों से काम किया करते थे, वो सारा वर्क किससे रिप्लेस हो गया था, आपका मशीन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा क्या देखने को मिला, मशीन्स देखने को ज़्यादा मिली, जिस करके ह्यूमन की कंडीशन पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। अब देखो, सारा काम कौन कर रहा है, मशीन कर रही है। तो ह्यूमन को लेजर टाइम, मतलब आराम करने का समय भी ज़्यादा मिल जाएगा और यहाँ पे उसकी इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी। देखो, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा कम है, बट जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, पॉपुलेशन के अगर हम टर्म्स में देखें तो पॉपुलेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज अपना सामान बनाएगी तो उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी तो है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी डेवलप होगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेवलप हुआ, चलो जी, सैनिटेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट आई। अब इतना ज़्यादा अच्छे से काम चल रहा है, लोग अपने ऊपर भी पैसा खर्च करेंगे ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हुई, बायोटेक्नोलॉजी देखने को मिली, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर्स, ठीक है, इस्टेब्लिश होने लग गए। जैसे ही आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वैसे ही पॉपुलेशन क्या हो गई, एकदम पीक पॉइंट पे चली गई। ये इतना समझ में आ गया। अब ज़रा यहाँ पे अपनी नज़र देखो, यहाँ पे क्या समझाया गया। देखो, पहले अगर 1 बिलियन पॉपुलेशन होती थी, मतलब 1830 से 1930 का अगर टाइम पीरियड देखोगे, अगर 1 बिलियन से 2 बिलियन तक पॉपुलेशन लेके जानी होती थी तो 100 साल उस चीज़ को लग जाते थे, मतलब इतना टाइम पीरियड लग जाता था, क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट वगैरह बहुत हाई था, इतनी मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। फिर क्या हुआ, जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो वो आप टाइम देखोगे, बिलियन पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन डबल होने के लिए सिर्फ कम कम टाइम अब लग रहा है। अब 2 बिलियन आपकी पॉपुलेशन 1930 तक हो गई थी। अब 1930 से अगर हम 1960 का टाइम पीरियड देखें, मतलब 30 ईयर्स देखें, तो आपकी पॉपुलेशन 3 बिलियन तक पहुंच जाती है। बट अगर जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो 1960 से अगर 1975 तक हम देखें तो सिर्फ 12 साल देखो अब लगने लगे हैं पॉपुलेशन को डबल होने के लिए। और अगर हम आज के, ठीक है, टाइम से इसको कंपेयर करें तो पॉपुलेशन डबल होना बहुत ज़्यादा आम बात हो चुकी है। आज के टाइम पीरियड में बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन आपकी क्या हो रही है, डबल हो रही है।
पहले क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर था तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, बट जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब आपकी पॉपुलेशन क्या हुई, अचानक से बढ़ने लग गई। ठीक है, ये 2011 का भी बताया गया कि 12 साल लगे हमारी 7 बिलियन होने के लिए, और आज 7 बिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। बस जो मैंने आपको अभी समझाया वो ही ठीक है, यहाँ पे भी रिटन कंटेंट में बताया गया है कि द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज मोर देन 7 बिलियन। अब अर्थ सरफेस पे अगर आप अपनी पॉपुलेशन देखोगे तो वो 7 बिलियन से ज़्यादा है। फिगर 2.3 हमें पूरी स्टोरी बताती है कि पॉपुलेशन कैसे ग्रो हुई। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर था तो पॉपुलेशन कम थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। इन द टाइम पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर फेज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज लो। हाँ, हमें पता है कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर था तो पॉपुलेशन जो थी वर्ल्ड की वो कम थी, बट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग। ठीक है, जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो पॉपुलेशन आपकी एक्सपेंड होना स्टार्ट लग जाती है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है। हमने अभी देखा ना कि पहले 100 साल लगते थे पॉपुलेशन बिलियन तक पहुंचने के लिए, अब 12-12, 13-13 साल में पॉपुलेशन डबल हो रही है। इन द स्टार्टिंग 100 ईयर आर टेकन टू कंप्लीट 1 बिलियन पॉपुलेशन। 100 साल पहले लगते थे, ठीक है, आपके 1 बिलियन पॉपुलेशन होने में, बट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर हम देखें तो टाइम टेकन टू डबल द पॉपुलेशन इज कंपेरेटिवली लेस। ठीक है, जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब आपकी जो पॉपुलेशन थी उसको टाइम बहुत ज़्यादा कम लगा, ठीक है, पॉपुलेशन को डबल होने के लिए। नेक्स्ट आपके, ठीक है, बुक में टॉपिक है हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ। कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है, हेल्प किया था पॉपुलेशन को ग्रो होने में। सबसे पहले इसका अगर मैं सिंपल आपको तरीका समझाऊँ, देखो, अगर साइंस क्या होगी, साइंस से क्या होगा, आप डिसीजेस को कंट्रोल कर सकते हो, बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हो। टेक्नोलॉजी होगी तो आपके पास मशीन्स होगी, लोग कम काम करेंगे, वो टाइम अपने लिए सेव करके रखेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, ह्यूमन भी हैप्पी रहेगा। पहले क्या होता था, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होता था तब लोग खुद काम करते थे, बच्चों से काम किया करवाते थे। ठीक है, 14-14, 15-15 घंटे वो बेचारे खुद काम करते थे, बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये टाइम लिमिट भी कम हो गई और इनकी वेजेस भी बढ़ गई। वेजेस मतलब तनख्वाह भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल करते हैं, तो देखो, जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में तब स्टीम इंजन बनाए गए। ठीक है, आपने क्लास 11th हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा हुआ स्टीम इंजन किसने बनाए थे। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, देखना है कि आपको 11th का कितना याद है। तो स्टीम इंजन, ठीक है, जैसे ही आया, अब स्टीम इंजन इसका क्या काम होता है, बेसिकली ये ना आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करवाता है जिससे ह्यूमन का काम जो होता है वो इजी हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन बेसिकली काम नहीं करता। स्टीम इंजन ने रिप्लेस कर दिया था ह्यूमन एंड एनिमल एनर्जी को। ठीक है, जो पहले ह्यूमन और एनिमल बेचारे दिन भर काम करके एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, वो स्टीम इंजन ने रिप्लेस कर दिया था और इन दोनों को आराम करने का टाइम ज़्यादा मिल गया था। इट प्रोवाइड मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वाटर एंड विंड। ठीक है, ये क्या करते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली वाटर और विंड की, ठीक है, एक मैकेनिकली एनर्जी प्रोवाइड करवाते थे। आगे ये भी बताया गया है कि जैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई उससे क्या हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी इंक्रीज़ हुआ। जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ इंक्रीज हुई, जो आपकी प्रेग्नेंट वाइफ्स होती थी, प्रेग्नेंट वुमेंस होती थी, ठीक है, उनकी कंडीशंस भी ज़्यादा अच्छे से हुई। जो बर्थ होता था चाइल्ड का वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया और जिस करके डेथ रेट भी कम हो गया। अब कोई डिसीज़ आती है हम फटाफट उसकी, ठीक है, वैक्सीन बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अगर नहीं होती तो हम नहीं कर पाते। तो इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंट्रीब्यूट किया। टॉपिक जो है आपका वो है स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर। ठीक है, जितनी भी वर्ल्ड्स के अंदर जो डिफरेंट डेवलपमेंट ग्रोथ होती है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा देखने को मिला है कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है वो बेसिकली डेवलप कंट्री में कम होती है एंड डेवलपिंग कंट्री में उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। अब डेवलप कंट्री में कम क्यों होती है, क्योंकि डेवलप कंट्री को, ठीक है, समझ में आ चुका होता है कि वहाँ पे
ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड्स के, ठीक है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन अभी कम है चाइना से, हम आगे टाइम पे इसको भी बीट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है। आगे ये भी बताया गया है कि जो आपकी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है वो बेसिकली अगर आप डेवलप कंट्री में देखोगे ना कम होगी, बट अगर आप डेवलपिंग कंट्री में देखोगे वो ज़्यादा होगी। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है, अमेरिका में इसकी पॉपुलेशन क्या है, कम है। बट अब इंडिया से क्या हो रहे हैं, बच्चे माइग्रेट जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रही है, उनकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली डेवलप कंट्री में पॉपुलेशन कम होती है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है, देखो डेवलप कंट्री में बेसिकली उन्हें स्ट्रक्चर समझ में आ चुका होता है कि अगर हमारी कंट्री में ओवर पॉपुलेशन होगी तो रिसोर्सेज भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे और रहने का कोई चांस नहीं बचेगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये स्कीम चला ली होती है कि हाँ, ओवर पॉपुलेशन कहीं ना कहीं डेंजर का कारण बन जाती है। बट जो कंट्री अभी डेवलप कर रही है उसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। फिर आगे हमारे पास ये भी बताया गया है दैट देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो, जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे पॉपुलेशन ग्रो भी होगी। ये कंट्री डेवलप हो चुकी हैं बट ये कंट्री अभी डेवलप कर रही हैं, तभी इनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हमें यही बताया गया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में एक नेगेटिव कोरिलेशन भी होता है। देखो, आपके बुक में ये एक सोर्स भी दिया गया है, इसका क्या मतलब है? अब देखो, जितना कम आपका अगर ग्रोथ रेट होगा वो भी पॉपुलेशन को इतना ज़्यादा ही अफेक्टिवली शो करेगा। समझ लो यहाँ पे अफ्रीका का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 2.4, समझ लो यहाँ की पॉपुलेशन आपकी 1 लाख है, ठीक है। समझ लो, सिर्फ एज्यूम करना है कि अफ्रीका की पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख। अगर मैं 2.4 को अफ्रीका की पॉपुलेशन के साथ मल्टीप्लाई करूँगी ना तो इसका जो एनुअल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपके इस टॉपिक में यही बताया गया है कि जितना अगर ग्रोथ रेट आपका कम भी होगा ना तब भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ही शो होगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जैसे ऊपर इसका पॉइंट देखो क्या लिखा गया है, इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, ठीक है। इवन अगर आपका ग्रोथ रेट भी अगर नीचे को गिर रहा है, द टोटल पॉपुलेशन ग्रोस ईच ईयर, तब भी आपकी जो टोटल पॉपुलेशन होगी कंट्री की वो ग्रो होती रहेगी, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। द इनफैक्ट मोरालिटी रेट में हैव इंक्रीज एज हैज द डेथ रेट ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ये हो सकता है कि आपका मोरालिटी रेट क्या होगा कि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाए, डेथ रेट थोड़ा सा कम हो जाए, बट पॉपुलेशन में कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देखो, ये मैं अगर आपको नहीं भी बताऊंगी तो आप खुद लिख के आ सकते हो कि अगर पॉपुलेशन किसी कंट्री में ज़्यादा होगी तो क्या होगा। ऑफ कोर्स, ठीक है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ बताई गई है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। देखो, अ स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डिजायरेबल इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी बट द पॉपुलेशन इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टन लेवल इट क्रिएट अ प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक है, ठीक है, अगर उसकी पॉपुलेशन उससे कम है तो चलेगा, ठीक है, इतना ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आपकी पॉपुलेशन एक सर्टन लेवल से बाहर जा रही है तो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि एक जियोग्राफर थे आपके AC एक्करमैन, ठीक है, उन्होंने भी ये चीज़ बताई थी। उन्होंने आपके रीजन्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था और उन्होंने ये बताया गया था कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखो, अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, समझ लो, ठीक है, किसी भी कंट्री की ज़्यादा पॉपुलेशन है तो आपके रिसोर्सेज कम होंगे कि नहीं होंगे। आपके घर में 12 लोग हैं खाने के लिए, राशन सिर्फ आपके लिए पास 4 लोगों का आ रहा है, तो ऑफकोर्स रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो नीड्स जो आपको सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। रिसोर्सेज बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर दे कि हाँ, मैं संतुष्ट हूँ इस चीज़ से। अगर आपके पास है ही नहीं वो चीज़ तो ऑफकोर्स पॉपुलेशन में इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। डेथ रेट ज़्यादा
ज़्यादा देखने को मिलेंगी ये चीज़। अगर आपके वर्ल्ड में अगर आपकी कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ऑफ कोर्स आपको डिसीज़ेज़ भी देखने को मिलेंगी, जैसे एचआईवी, एड्स, एपिडेमिक्स चीज़ें देखने को मिलेंगी। डिस्टर्ब हो सकता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब इतने लोग, ठीक है, डेथ रेट पे आ रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, रिसोर्सेज ही नहीं है उनके पास, लोग मर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हॉस्पिटल्स के भी ऊपर प्रेशर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है हाउसिंग प्रॉब्लम। अब इतने लोग पैदा हो रहे हैं, रहने के लिए ठिकाना चाहिए कि नहीं? हम ऐसा थोड़ी है कि गुफाएं बना के रहने लग जाएंगे, तो ऑफ कोर्स उन्हें घर बनाने में भी प्रॉब्लम आएगी। अगला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। लोग रह रहे हैं, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी मकान वगैरह सब चीज़ें चाहिए, पानी की भी कमी हो सकती है, ठीक है। तभी आपके जो प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है, वो ये बोलते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो वो पानी को लेकर होगा, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा राइज अप हो रही है। ओके, अब आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इस टॉपिक को समझाने से पहले पहले मैं आपको ये डायग्राम बताऊंगी, जिस करके फिर आपको ये टॉपिक और इजी से समझ में आएगा। देखो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में बेसिकली 2 स्टेजेस देखी जाती हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। इसमें क्या बताया गया है? देखो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बेसिकली एक टाइप की थ्योरी होती है जो आपकी फ्यूचर पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर देती है कि आपकी फ्यूचर पॉपुलेशन ऐसी होगी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बेसिकली क्या होता है? जब आपकी रूरल, एग्रीकेरियन, इलिटरेट जो सोसाइटी है वो ट्रांसफ़र हो रही है अर्बन इंडस्ट्रियल लिटरेट सोसाइटी में। यहाँ पे आपको डेथ रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पे डेथ रेट कम हो जाता है एंड ओवर पॉपुलेशन के चांस ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन देखने को मिलती है ये चीज़। जब कोई भी एरिया आपका रूरल, एग्रेरियन, इलिटरेट से जब वो अर्बन इंडस्ट्रियल लिटरेट में कन्वर्ट होता है, उसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब आओ इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बेसिकली एक टाइप की थ्योरी होती है जो डिस्क्राइब करती है एंड प्रिडिक्ट करती है कि आपके फ्यूचर पॉपुलेशन होगी किसी भी एरिया की, वो कैसी होगी। ये थ्योरी हमें पॉपुलेशन के बारे में भी बताती है किसी के रीजन के, कि उसमें क्या चेंज आ रहा है। जैसे आपकी पहले हाई बर्थ डेथ रेट होती थी, यहाँ पे लोग ज़्यादा मरते भी थे, ज़्यादा पैदा भी होते थे, बट वो कैसे कैसे नीचे जा रहा है, कैसे कैसे उसका लो हो रहा है बर्थ एंड डेथ रेट, ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमें ये भी शो करता है एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपके जो रूरल, एग्रीरियन एंड इलिटरेट सोसाइटी थी वो कैसे अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को समझने के लिए आपको, ठीक है, इसकी 3 स्टेजेस के भी बारे में पता होना चाहिए। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज है आपकी हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज, सेकेंड है आपकी एक्सपेंडिंग स्टेज, थर्ड है आपकी लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज। इसको हम डिटेल से एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो, इस डायग्राम को आप बहुत ध्यान से समझना। ये जो पिंक कलर है ये स्टेज 1 को शो कर रहा है, आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको क्लियर समझाने के लिए शेड्स फिल करे हैं। स्टेज 2 जो है आपकी वो मैंने ब्लू कलर से शो की है, एंड स्टेज 3 जो है आपकी वो मैंने ग्रीन कलर से शो की है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ नीचे एग्जाम्पल्स लिखी हैं स्टेज 1 की, स्टेज 2 की, स्टेज 3 की। ये आपकी चीज़ क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट को शो कर रही है। यहाँ पे प्रेजेंट वर्ड्स की ही एग्जांपल्स है और नीचे है आपका टाइम, कैसे ये पहला टाइम बताया गया और कैसे कैसे वो नीचे जा रही है आपकी क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, मतलब बर्थ रेट हाई था, अब कैसे कैसे नीचे जा रहा है, ये वो चीज़ आपकी शो कर रही है, ठीक है। स्टेज 1 आपकी हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज है। यहाँ पे आपके क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे पैदा भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मर भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। ये आपकी सिचुएशन रूरल एग्रीरियन सोसाइटी है, जब जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था, ठीक है। और यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये चीज़ है स्टेज 1 में। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो है बांग्लादेश, रेन फॉरेस्ट ट्राइब, इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड है आपके पास स्टेज 2, जिसको एक्सपेंडिंग स्टेज के नाम से भी बुलाया जाता है। इस स्टेज पे क्या हुआ था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आ गया था, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया था, मतलब एक तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे आ गया था। तो इस स्टेज पे जितने हाई बर्थ रेट, डेथ रेट हो रहे थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, स्लो डाउन, नीचे जा रहे हैं। मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में क्या हो रहा है, आपकी इम्प्रूवमेंट आ रही है, नेचुरल इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है।
बहुत अच्छी खासी सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। और ये सिचुएशन ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिली? पेरू, श्रीलंका और केन्या में। अब आ जाओ स्टेज थर्ड में। इस स्टेज को लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे रूरल एग्रीरियन सोसाइटी थी, बट स्टेज थर्ड में आपकी अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई है। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बट यहाँ पे लोग पढ़ लिख चुके हैं। ये स्टेज पूरा ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रही है कि कैसे रूरल एग्रीरियन इलिटरेट सोसाइटी आपकी धीरे धीरे अर्बन इंडस्ट्रियल लिटरेट सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई। इसके अगर हम आज प्रेजेंट वर्ल्ड में एग्जांपल देखें तो है कनाडा, जापान एंड यूएसए। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखो स्टेज वन को डेमोग्राफी ट्रांजिशन में हाई फ्लक्चुएटिंग या फिर हाई फर्टिलिटी, हाई मोरालिटी स्टेज भी बोला जाता है। इस स्टेज में क्रूड बर्थ रेट मतलब सीडिया जो था आपका बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि एपिडेमिक्स एंड फूड सप्लाई की इतनी ज़्यादा कंडीशन अवेलेबल नहीं थी और एग्रीरियन सोसाइटी थी। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो स्लो थी। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। क्यों? क्योंकि डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है एंड आपके बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है। फिर आगे बताया गया है मोस्ट ऑफ द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ज़्यादातर लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम किया करते थे। ज़्यादा यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी लोगों की बहुत ज़्यादा कम थी। मतलब 1 साल के बाद एक लिमिट होती है कि लोग कितने जी रहे हैं। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा कम थी। लोग सिर्फ 35-20 की एज में ही उनकी डेथ हो रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ ही नहीं अवेलेबल थी। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लोग जो थे वो बेसिकली इलिटरेट थे स्टेज 1 में। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अभी हमने पीछे देखा जैसे बांग्लादेश एंड रेन फॉरेस्ट ट्राइब। अब आ जाओ स्टेज सेकंड में। स्टेज सेकंड को एक्सपेंडिंग स्टेज के नाम से भी बुलाया जाता है। यहाँ पे फर्टिलिटी जो थी, ठीक है, वो हाई रहती है इन दी बिगनिंग, बट डिक्लाइन होने लग जाती है टाइम के साथ। मतलब डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आता है वैसे वैसे हमारी क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। इम्प्रूवमेंट इन द सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर कंडीशंस लीड टू डिक्लाइन मोरालिटी। दैट्स वाई दिस स्टेज कॉल्ड एक्सपेंडिंग स्टेज। अब यहाँ पे क्या होता है, सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन में सुधार देखने के कारण क्या होता है कि आपकी बर्थ रेट अच्छी खासी हो रही है एंड डेथ रेट थोड़ी सी गिर रही है, जिस करके आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और इसी स्टेज को एक्सपेंडिंग स्टेज के लिए भी बुलाया जाता है। आगे है आपका पीपल स्टार्ट टेकन एजुकेशन एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑल्सो टेक प्लेस। यहाँ पे लोग पढ़ लिख रहे हैं बट फुल्ली आपके लिटरेट नहीं हुए हैं। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुआ है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट बेसिकली लो है। इतना ज़्यादा लोग मर नहीं रहे और इतने ज़्यादा पैदा नहीं हो रहे। एक अच्छी खासी सिचुएशन देखने को मिल रही है पॉपुलेशन में। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पेरू, श्रीलंका इसके बेस्ट एग्जांपल दिए गए हैं। आगे हमारे पास है स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड को हम लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज के नाम से बुलाते हैं। यहाँ पे डेवलप कंट्रीज ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन एक तो कम है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। पॉपुलेशन जो है यहाँ पे अर्बनाइज हो चुकी है, इलिटरेट नहीं है, लिटरेट देखने को मिलती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कनाडा, जापान एंड यूएसए इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। अब देखो, अगर आपकी कोई भी कंट्री की अगर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऑफकोर्स रिसोर्सेज में हमें प्रॉब्लम आएगी। हम इतने यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज को। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको फैमिली प्लानिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप फैमिली प्लानिंग करोगे तो ऑफकोर्स पॉपुलेशन में कंट्रोल रहेगा। फ्री अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड टैक्स डिसेंटिव्स के ऊपर, जिनकी भी लार्ज फैमिलीज हैं। ये भी बोला जाता है कि आपको वुमेन की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रूव और देना चाहिए, ताकि पॉपुलेशन में कंट्रोल रहे, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़े नहीं। ओके, तो इस पार्ट का आपका लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ आपका फुल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये टॉपिक है आपका थॉमस मैल्थियस की थ्योरी। इन्होंने 1793 में अपनी थ्योरी दी थी पॉपुलेशन को लेके। अब ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि अगर आपने अपनी पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल में की ना, तो पॉपुलेशन ऐसे इंक्रीज होगी जैसे आपके फूड सप्लाईज है ना, उससे भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। मतलब इतने फूड सप्लाईज नहीं आपके इंक्रीज होंगे, खाने का सामान इतना नहीं होगा, इतना नहीं बनेगा जितनी आपकी पॉपुलेशन
पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज फास्टर दैन द फूड सप्लाई, इन्होंने ये चीज़ बोली थी। इन्होंने कहा कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हमें फेमाइन देखने को मिलेगा, डिसीज़ देखने को मिलेगी और ये वॉर तक भी जा सकती है। इन्होंने ये भी बोला था कि अगर आपको अपने रिसोर्सेज बचाने हैं तो आपको पहले पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। इसी के साथ ठीक है, आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। आई होप ठीक है आपको इजी एक्सप्लेनेशन लगी होगी। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।